होते जाएगी। दिमाग में रखना है कि जो चीज पढ़ाया जाए उसको प्लीज आप लोग पढ़ के आया कीजिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, मोल का सारा फॉर्मूला और मूला याद है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ परसेंटेज कंपोजिशन। बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर कोई आपको कंपाउंड दिया हुआ है, मान लो आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है ये वाला Na3Al(F6), जिसका नाम क्रायोलाइट है। आपको पूछा गया है कि आपको बताना है कि अल्युमिनियम कितना परसेंट इसमें प्रेजेंट है। तो सिंपल आप क्या करोगे, पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे डिवाइडेड बाय अल्युमिनियम कितना परसेंट उसमें प्रेजेंट है इनटू 100, तो अल्युमिनियम का परसेंट निकल जाएगा। वेरी सिंपल। जैसे कि चलो एक एग्जांपल भी देखते हैं हम लोग। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब मुझे कोई बोला कि सर आप परसेंट कार्बन कितना है इसमें बताइए, तो कैसे निकालेंगे? जल्दी बताना बेटा कोई मुझे। सर मास मास ऑफ कार्बन बाय टोटल मास इनटू 100। कार्बन डाइऑक्साइड का सर मोलर मास और उसका दोनों का डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो ऊपर में कितना लिखूं मैं, जल्दी बता दो मुझे। सर 12 लिख सकते हैं, ठीक है? 12 U लिखो या 12 ग्राम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 12 U और पूरे का मास आ जाएगा 44। अब सॉल्व करते हो तो कुछ इसका 27.27 आता है। ओके, तो ये आप सॉल्व कर लोगे। वैसे ही यदि ऑक्सीजन का परसेंट पूछा तो ऊपर में 32 लेंगे, नीचे में 44 लेंगे, है ना? ऑक्सीजन एक का 16, दो का 32 इंटू 100 कर दिया, तो कितना आ गया? ये कुछ 72.73% आएगी। चलो, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ये आपको सॉल्व करना है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? यूरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, NH2CO NH2 यूरिया होती है। इसकी मॉलिक्यूलर मास भी मैं आपको याद रखने बोला, लास्ट की क्लास में बताया था। तो परसेंट नाइट्रोजन निकालोगे कितना आएगा, रफली बता दो मुझे कितनी आनी चाहिए। नाइट्रोजन कितना है? 2 नाइट्रोजन है तो 14 2 जा 28। ओके, तो 28 U यदि एक मॉलिक्यूल का बात कर रहा हूं तो पूरी यूरिया की कितनी होती है मॉलिक्यूलर मास? आप लोगों को मैंने याद करने बोला था, कितनी होती है बेटा? 60। 28U डिवाइडेड बाय 60U इंटू 100। ओके, सॉल्व कर लोगे कुछ 46 के आसपास आता है, 46.67%। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने के लिए मुझे जल्दी से आप सॉल्व करके बताओगे कितना आंसर होना चाहिए। ये मैं नहीं बताऊंगा आपका आंसर। चलिए जल्दी। परसेंटेज मास ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल। तो बच्चों वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला आपको तो मालूम होगा ना, क्या होता है बताओ तो? सर Na2CO3 10H2O Na2CO3.10H2O, ठीक है ना? चलिए अब आप निकालो मॉलिक्यूलर मास इस कंपाउंड का कितना होगा। सोडियम के 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 प्लस
वाटर का 18 होता तो मैं डायरेक्ट 10 इंटू 18 कर देता हूँ। कितना आ रहा है सॉल्व करने पे? किसी का आया? जल्दी बताना। 106. 286 आएगा। यस, वेरी गुड। और यदि आप परसेंट वाटर निकालना चाहते हो इसमें, So 106. 106 नहीं आएगा बेटा, No sir, 286. 286 आएगा। परसेंट वाटर यदि निकालोगे तो आएगा आपको कितना? वाटर 180 है डिवाइडेड बाय 286, ठीक है ना, इनटू 100। सर 62.93। आसपास यही आंसर आनी चाहिए आपको, है ना। 62.29 दिया हुआ, यस आंसर गलत है, 62.9 के आसपास आती है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये बिल्कुल आपके लिए नया होगा, आपने कभी सुना नहीं होगा इसके बारे में। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, इसका मतलब होता है इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड का सबसे सिंपल फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, और ये रिप्रेजेंट करता है सिंपल होल नंबर रेशियो। गॉट इट? सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल दूंगा, आराम से समझ जाओगे, बहुत सिंपल है। देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड में लिया मानो H2O, ठीक है। अब बच्चों मैं पूछ रहा हूं आपसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना रेशियो में है? 1:1, 1:1, ठीक है ना, 1:1 आ जाएगा। तो हम लोगों को यदि हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है तो सिर्फ H और O लिखेंगे, मतलब एक तो H और एक तो, मतलब क्या, सिंपल होल नंबर रेशियो काट कूट करने के बाद। ओके, जल्दी से कोई बच्चा मुझे इसका बताएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो CH2O6 C2H2O. CH2O. कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। चलो, कार्बन 6 है, 12 है, 6। रेशियो निकालते हैं सिंपल वाला, 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा, तो ये आ जाता है CH2O। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का हो जाता है CH2O। ओके, लेट्स कम हियर। एसिटिक एसिड का मैं आपसे सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा हूं, क्या होना चाहिए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, सर CHO. कार्बन 2 है, CH2 हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2। तो काटेंगे तो कितना आ रहा है? 1 2 1 आ रहा है। तो इसका भी CH2O ही आ रहा है। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का सेम हो सकता है, ठीक है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला दो डिफरेंट मॉलिक्यूल का सेम हो सकता है। गॉट इट? अब कभी कल एक चीज पूछ लिया जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है बेटा, कभी कल पूछा जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ओके, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कुछ नहीं होता है। आप जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हो ना, निकालते हो मॉलिक्यूलर मास, पूरा एक मॉलिक्यूल का। एम्पेरिकल मास निकालने के लिए सिर्फ आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला का मास निकालना। तो जल्दी से कोई मुझे बच्चा बता देगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का ही बता दो, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा? 18. 18 होगा। क्या हो गया बेटा, एडिशन भूल गए क्या? ये मेरा पेन काम करना भूल गया, बताओ ऐसा आंसर दिए। Sir, sorry, 17. 16, आपको मालूम है मैं गलती कर गया। 16 + 1 17U, ठीक है ना, सिंपल सा है। गॉट इट? चलिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला, मतलब एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकालते हैं, बात खत्म। चलिए, अब देखो, कभी काल आपको क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि
एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, उसमें अलग अलग एटम के इतने इतने परसेंट है, फिर बोल देगा आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का। ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी नहीं आता ऐसा क्वेश्चन। बट हाँ, इससे रिलेटेड और जो मतलब थोड़े हार्ड न्यूमेरिकल आते हैं, इसकी एप्लीकेशन रहती है उन क्वेश्चंस में, तो ये भी सीखना जरूरी है कहीं ना कहीं। ओके, बट हाँ, स्कूल एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जरूर देता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। पहले तो आपको 5 डब्बे बनाने। 5 डब्बे में पहला डब्बा होता है एलिमेंट का, मतलब कौन कौन से एलिमेंट है भैया आप उसको लिख लो पहले, ठीक है ना। इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उनको पहले आप लिख लो। जैसे कि जिंक है, लिख लिया मैंने। क्लोरीन है, लिख लिया मैंने। जिंक का कितना परसेंट है उसको दूसरे डब्बे में लिखना है, चलो लिख लिया मैंने 47.8%। दूसरा डब्बा फिर जो है परसेंट वाला, उसमें क्लोरीन का परसेंट लिख लिया। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास तीसरा डब्बा में, जिंक का कितना होता है, याद है किसी को? 65, ठीक है ना, 65। यू बोलो या ग्राम बोलो, आपकी मर्जी, ठीक है। क्लोरीन की 35.5। अंडरस्टूड। चलो मैं मॉलिक्यूलर मास बोल रहा हूं तो यू ही बोलूंगा। फिर निकाला जाता है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर रेशियो। बस यहां से आप थोड़ा कैलकुलेशन होता है। मॉलिक्यूलर देखो, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बाद एटॉमिक या मॉलिक्यूलर रेशियो निकाला जाता है। कैसे निकालता है? परसेंट को आपको डिवाइड कर देना है एटॉमिक मास से। ओके, परसेंट को डिवाइड कर देना है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से। बोलने का मतलब 47.8% को मैं डिवाइड कर दूंगा 65 से, ठीक है ना। यहाँ पे भी 35.5 को मैं डिवाइड कर दूंगा 52.2 से। यदि इसको आप सॉल्व करते हो तो ये कुछ 0.73 के आसपास आता है, ठीक है ना। आप सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो 1.46 के आसपास आता है। बोला जाता है सिंपलेस्ट रेशियो निकाला। सिंपलेस्ट रेशियो मतलब जो सबसे छोटा आया है ना, उससे सबको डिवाइड कर दो। तो सबसे छोटा 0.73 और 1.46 में कौन सा है? 0.73। 0.73। तो 0.73 से मुझे सबको डिवाइड कर देना। ये आ गई 1, ये 0.732 बार में आएगा, ठीक है ना। तो जिंक और क्लोरीन से मिलके जो कंपाउंड तैयार होता है इस रेशियो में या इस परसेंटेज में, उसका फॉर्मूला होगा जिंक 1 क्लोरीन 2 ZnCl2। गॉट इट? समझ गए? चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बनाने के लिए। बताओ मैं क्या क्या करूं, जल्दी जल्दी आप बताओ। एलिमेंट वाला में एलिमेंट के नाम लिखते हैं। चलो कौन कौन से एलिमेंट है, जल्दी जल्दी बताओ। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, वाटर। और वाटर, मतलब कोई वाटर मॉलिक्यूल भी अटैच हो। कंपोजिशन कितना कितना दिया हुआ? 9.76। ओके, सल्फर का कितना दिया हुआ? 13.01। ऑक्सीजन का 26.01। वाटर का 51.22%। चलो मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास आप सभी को मालूम होगा, बताइए। 24, 24, 24, सल्फर का भी मालूम होगा। 32, 32, ऑक्सीजन का 16, 15, वाटर का 18, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर रेशियो निकालना है आपको, डिवाइड कर देना परसेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। परसेंट डिवाइडेड बाय, उल्टा कर रहा, परसेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, परसेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, वही कैलकुलेशन का मार्क्स मिलता है आपको, और कुछ नहीं। ओके, तो 24 9.76 को 24 से यदि डिवाइड करते हो आप तो ये 0.7, 0.407, 0.4 के आसपास आएगा।
है ना। एक सिंगल डिजिट तक करना, मतलब 2 डिजिट तक मैक्सिमम कर सकते हो, डेसिमल 2 प्लेसेस तक, उससे ज्यादा मत जाना, ठीक है ना। इसमें भी कितना आ रहा है 32 0.4 0.4 आएगा। इसमें कितना आ रहा है बेटा 1.6 वेरी गुड। इसमें 18 टू जा 2.8 2.8 ओके। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका है, सबसे छोटा जो है उसको डिवाइड मार दो यार, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 1 आ गई, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 1 आ गई, 1.6 डिवाइडेड बाय 0.4 कितना आएगा 4 आएगा, है ना। 2.8 डिवाइडेड बाय 0.4 कितना आएगा 7 आएगा ना। तो फॉर्मूला इसका बनेगा MgSO4.7H2, ठीक है ना, 7H2 है, क्लियर है ना। मैग्नीशियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4.7H2। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ, आपको बनाना है, बट आपको मैं एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आप मुझे बता दो कैसे बनाओगे। बोला गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा चीज नेसेसरली प्रेजेंट रहता है, कार्बन। कार्बन रहता है। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन को आप यदि देखोगे तो आपको कार्बन की परसेंटेज नहीं दी गई, नहीं दी गई है, मतलब चलो कार्बन तो है ना भैया, नहीं दिया हुआ तो कार्बन तो उसमें रहेगा ही रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बाकी 2 दिया हुआ है, तो एक का 26.2% है, दूसरा का 4.92%। कार्बन का निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, 100 से माइनस ही नहीं करना पड़ेगा, टोटल तो 100% होता है। ओके 100 माइनस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो जितने परसेंट है उतने को माइनस कर लेना, कर लोगे। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर रेशियो निकाल सकते हो। मैं आपको एक बात बता दूं, आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा तो आपको कुछ ये वाला पॉइंट में आता है, समझे, ये वाला पॉइंट में आएगा सॉल्व करने के बाद, बट आप सॉल्व करना है इसको, ये वाला 3.5 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो बेटा 3.2 रहे 3.3 रहे इग्नोर कर दोगे, बट 3.5 को इग्नोर तो नहीं ना कर सकते। तो जब ऐसे मतलब 0.5 से ऊपर कुछ आ जाए तो आप इसको क्या करना, कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट कर लेना। अब इसको 2 से इंटू किए तो इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह इसको सॉल्व करना आप लोग, ठीक है ना। मैं बता दिया आपको कि फ्रैक्शन में आता है तो करना क्या है, कर लोगे ना, कोई दिक्कत हो जाएगा। यस सर। चलो आई होप हो जाना चाहिए। बस ये देखो, और फिर मैंने थोड़ा सा एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके लिए कंपेयर कर दिया। ओके कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 ही होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा। वाटर का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये चार्ट को देख लेना आप, ठीक है ना, एक बार देख लो, ऑब्जर्व कर लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये देखो C10H22 है, तो कितना 2 से काटे, क्या से काटे 2 ही से काटे, 2 5 जा 2 11 जा C5H11, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे। कुछ पूछना है इससे, नहीं। देखो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए तो उसका मतलब क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के एक्चुअल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। ओके अब ध्यान देखना, यहाँ पे मैं लिखा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू डैश इनटू डैश, मतलब डैश इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होती है, एक्चुअली क्या होता है n इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होती है। ओके n क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, n होती है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट, ठीक है। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ओके हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला HO होगा, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो जाएगा बताना जल्दी से, कितना होगा 34 वेरी गुड, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट 17। तो आपको n निकालना है, मतलब n क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट, तो 34U डिवाइडेड बाय 70 2 आया, ठीक है ना।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, 2 इंटू HO करो, तो 2 इंटू HO करोगे तो कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो आ गई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोजन परऑक्साइड का, तो यही तो होता है। समझ आ गई? चलिए, ये सम को कौन बताएगा मुझे और कौन आंसर देता है सबसे पहले? मैं 1 मिनट वेट करूंगा आप लोगों का, ठीक है ना, आंसर देने का। 1 मिनट में आप लोगों का वेट करूंगा, इसका आंसर क्या है ये बताना है आप लोगों को, जल्दी से। ओके बच्चों, आया किसी का? सर 1। 1 कैसे आएगा बेटा? पूछा गया एम्पेरिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड की जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ ये, तो आपका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, और एम्पेरिकल वेट भी दिया हुआ है, कैसे सर बनाओ? पहले समझा रहे थे ना, उसमें थोड़ा नेट का कनेक्शन नहीं हो गया था, इसलिए हम सुन नहीं पाए थे। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखो बेटा। क्वेश्चन में बोला गया है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए एक कंपाउंड का जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है आप, ठीक है। देखो, एक फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। N होती है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, इसका यदि मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे आप 166 आएगा, ठीक है। तो N आप निकाल लोगे 166 U, एम्पेरिकल वेट दिया हुआ है 83 U, ठीक है ना, काटे तो आ गया 2, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपसे पूछा गया एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, तो मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C8H6O4 दिया हुआ डिवाइडेड बाय N का वैल्यू आया 2, तो 2 से डिवाइड किए तो कार्बन कम हो गया, 4 हो गया, H3 हो गया, O2 हो गया। समझ आ गया बेटा? जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो, समझ आ गई आपको? यस सर, यस सर, यस सर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। नेटवर्क इश्यू चल रहा है लगता है बच्चों लोगों का। चलिए, देखो ये एक सिमिलर टाइप की सम है, जो आप देखोगे कि यहाँ पे परसेंट दी गई है सबकी, तो परसेंट से आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने आता है कि नहीं? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? अभी सर। बताया, ठीक है ना। एक बार एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लोगे, आपको मॉलिक्यूलर मास दी हुई है, मॉलिक्यूलर मास दी हुई है, तो इसका मतलब N भी निकाल लोगे, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा तो एम्पेरिकल वेट भी पता चल जाएगा। ओके, तो N होती है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट, N निकल जाएगा। बाद में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका तो आपको मालूम है, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लोगे, होमवर्क में कर लोगे इसको सर। ओके, चलिए, कोई दिक्कत कि बताना पड़ेगा? चलिए, अब देखो मेन कहानी चैप्टर का शुरू होगा, और देख रहे हैं बच्चों लोगों का नेटवर्क कमजोर है। बेटा मेरी ऑडियो वीडियो सही जा रही है ना आप लोग तक? यस सर, यस सर। चलिए, अब आते हैं कहानी केमिकल इक्वेशन पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। केमिकल इक्वेशन होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये तो क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, चैप्टर 1 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन with symbol and formula। ओके, एक केमिकल रिएक्शन को
एक केमिकल रिएक्शन को यदि आप उसमें जो एलिमेंट और कंपाउंड है उसका सिंबल और फॉर्मूला लिख के रिप्रेजेंट करते हो तो इसका मतलब होता है आपने केमिकल इक्वेशन लिखा है। ओके, जैसे कि मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन क्या है, चलो पोटासियम क्लोरेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन करती है तो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनती है। ओके, तो ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया। ओके, बट यदि मैं लिख दूं ऐसे करके कि पोटासियम क्लोरेट जिसका फॉर्मूला KClO3 है वो डिकम्पोज करके बनता है KCl प्लस O2, तो मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिख दिया। ओके, आपको मालूम है कि केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलेटल इक्वेशन और दूसरी होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा मुझे बताओ तो बच्चों कि बैलेंस्ड वाला इक्वेशन ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन देता है कि अनबैलेंस्ड जिसको स्केलेटल बोलते हैं वो ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन देता है? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड। बैलेंस्ड करना जरूरी क्यों है? कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास बोलता है कि आप मैटर ना बना सकते हो ना ही बर्बाद कर सकते हो। तो मतलब एक इक्वेशन को नॉर्मली बैलेंस करने से अच्छा इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं। ओके, चलो मैं बैलेंस करता हूँ, बैलेंस कर देता हूँ। बैलेंस करने सबको आता होगा आई सपोज। हो गई बैलेंस। तो जनरली एक केमिकल इक्वेशन जो रहता है ना वो बैलेंस्ड अकाउंट ऑफ केमिकल ट्रांजैक्शन होता है। मतलब जो भी केमिकल ट्रांजैक्शन हुई है उसका एक बैलेंस्ड अकाउंट दिखाता है। ओके, अब एक बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन मिलते हैं ये आपको जानना जरूरी होता है। ओके, एक इक्वेशन जो बैलेंस रहता है ना उसको देख के इतना सारा इंफॉर्मेशन मिलता है और उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी सेट होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंफॉर्मेशन हमें मिल रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि मैं कुछ लिख रहा हूं, आप मुझे बोलना कि सर आप सही लिख रहे हो कि गलत। ठीक है, 2 moles of KClO3 okay decompose और देता है 2 moles of KCl and 3 moles of O2 गैस। क्या मैं सही बोला कि गलत बोला? क्या मैंने सही बोला कि गलत बोला आपको बताना। सही है। मैं बोल सकता हूँ कि ये 2 मोल है तो ये भी 2 मोल बने और ये ऑक्सीजन की 3 मोल भी बनी। ओके, मैं इसको चाहूं तो इस तरह भी बोल सकता हूं 2 मॉलिक्यूल्स KClO3 के डिकम्पोज हुआ और 2 मॉलिक्यूल KCl का बना और 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का बना। बोल सकता हूं, कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। सकता हूं। ओके, चलो मैं और एक चीज बोल रहा हूं। KClO3 का 1 मोल का वजन होता है 122.5 ग्राम। याद करवाए थे? याद रखना है इसको, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोल रहा हूं 2 into 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 ओके डिकम्पोजेस और दे रहा है 2 into इसका 1 मोल का होता है 74.5। 2 into 74.5 ग्राम KCl एंड 3 into ऑक्सीजन का 1 मोल होता है 32 ग्राम। 3 into 32 ग्राम ऑफ O2 गैस। कोई दिक्कत? ये भी सही है ना? चलो मैं ये एक और बात बोलता हूँ। 2 into 122.5 कितनी होगी? 245 हो जाएगी ना? हाँ, 245 ग्राम ऑफ KClO3 decomposes to give 3 into 22.4 liter O2 at
STP, कोई दिक्कत? यदि 1 मोल रहता है तो STP पे 22.4 लीटर होता है, तो 3 मोल है तो STP पे 3 × 22.4 लीटर होगा। तो मुझे बताओ बच्चों, जो सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं क्या सारे परफेक्टली करेक्ट है? ऑब्वियसली 2 मोल KCl दिया, 3 मोल ऑक्सीजन दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको 2 मॉलिक्यूल भी मान सकता हूँ, 2 मॉलिक्यूल KClO3, 2 मॉलिक्यूल KCl और 3 मॉलिक्यूल O2 दिया, बिल्कुल परफेक्ट। मैंने 2 मोल का मास लिख दिया, 2 मोल KCl इतना ग्राम और इतना ग्राम ऑक्सीजन दिया, इसका मास और इतना लीटर ऑक्सीजन दिया। तो देखो एक केमिकल इक्वेशन से आपको कितने इंफॉर्मेशन मिलते हैं बच्चों। देखो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको दे देगा कि इतना, ये वाला इतना ग्राम है, आपसे बोल देगा कि ये वाला कितना लीटर निकलेगा बनाओ। आपको दे देगा एग्जाम में कि ये वाला इतना मोल है, आपको पूछ देगा कि ये कितना मोल बनेगा निकालिए। तो आई सपोज आप इजिली निकाल सकते हैं, है कि नहीं? गॉट इट? चलिए अब केमिकल इक्वेशन को थोड़ा हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। ओके बेटा, पिछले स्लाइड में जो सारा चीज बनाया क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना वहां तक? चलो तो ले लो। अब देखिएगा, मान लो मैं एक केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, A plus B gives C plus D, ठीक है ना? मैंने एक इक्वेशन ऐसा लिखा। ओके मैंने इसको बैलेंस करने के लिए आगे में कुछ नंबर बैठाए, A plus BB gives CC plus DD। ओके गॉट इट? बैलेंस करने के लिए जो नंबर आगे में आप लगाते हो, बैलेंस करने के लिए जो नंबर आगे में लगाते हो आप, उसको हम लोग स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये ABCD ये वो कुछ नंबर्स हैं जो बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने लगाया है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक मैं अच्छा ट्रिक आपको बताता हूँ कि जो मोल कॉन्सेप्ट आप लोग लगाते हो ना, तो बहुत सारा यूनिटरी मेथड आपको लगाना पड़ता है और अल्टीमेटली लास्ट में आप लोग आंसर निकालते हो। बट एक तरीका बताता हूँ जिससे डायरेक्टली आप लास्ट स्टेप में पहुंच जाओ। ओके एक फॉर्मूला होता है जो बोलता है कि मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A, मोल्स ऑफ B divided by stoichiometric coefficient of B will be equal to moles of C divided by stoichiometric coefficient of C will be equal to moles of D divided by stoichiometric coefficient of D। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ओके जहां पे आपको एग्जाम में क्या करेगा, इसका मोल दे देगा और पूछ देगा कि D का कितना मोल बना या कितना मास बना निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को इक्वेट कर देना। moles of A divided by stoichiometric coefficient will be equal to moles of D divided by stoichiometric coefficient। मान लो आपको एग्जाम में गिवन मास ऑफ A दे दिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A into stoichiometric coefficient of A will be equal to given mass of D divided by molar mass of D into stoichiometric coefficient of D। इक्वेट कर दो, ये वाला मास दिया हुआ है, मोलर मास भी पता रहेगा ही, आप निकाल सकते हो ये वाला आराम से। गॉट इट? अंडरस्टूड? तो ये एक फॉर्मूला चलता है जो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना देती है। ओके तो ये दिमाग में रखिएगा। अब चलो, अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे आया। आप लोग एक्चुअली ये मत सोचना ये फॉर्मूला कुछ है, एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट बनाते हो तो लास्ट स्टेप में यही करते हो, बट समझा देता हूं आपको कि ये आया कैसे। ओके मान लीजिए एक इक्वेशन है 2A plus 3B gives C, मान लो एक इक्वेशन है ये। ओके मुझे बताना
मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू डैश इंटू मोल्स ऑफ C। मान लो मेरे पास C का 1 मोल है, तो A का कितना मोल्स होगा? 2 मोल्स होगा, ठीक है। मान लो C के मेरे पास 5 मोल है, तो A का कितना मोल होगा? 10। ओके, दुगना हो रहा है। तो मोल्स ऑफ A विल बी ट्वाइस इनटू मोल्स ऑफ C। ओके, देखो मैं क्या करता हूं, मोल्स ऑफ A, ये 2 को मैं नीचे ले आया, बाय 2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय कुछ नहीं तो 1। तो एक्चुअली मैंने किया क्या, वही तो किया, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, मोल्स ऑफ B, या सॉरी C निकाला मैंने, मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C 1। ओके, गॉट इट। ऐसे इसको देख लो आप। ओके, मुझे बताना मोल्स ऑफ B विल बी डैश इनटू मोल्स ऑफ C, 3 गुना 3 times. है ना। तो मैं लिख सकता हूँ ना, मोल्स ऑफ B डिवाइडेड, ये 3 को नीचे ले आऊंगा, डिवाइडेड बाय 3 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय 1। ओके, तो हम लोग इसको भी इक्वेट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया। अंडरस्टूड। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट लगाने से, ये आपको अभी तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा, जब न्यूमेरिकल बनाओगे तब इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि डायरेक्ट कैसे निकल जाए। ओके, तो ये कहानी है। चलिए, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बनाओ आप। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन के कॉम्बस्शन से कितना वाटर बनेगा? पहले तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा भाई, बनाना है तो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। ओके, इक्वेशन तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बनाने से पहले बैलेंस करनी पड़ेगी। तो देख लो, बैलेंस करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ऑब्वियसली 2 डाल दोगे। ओके, 2 डालने की जरूरत है क्या यहाँ पे? यहाँ 2 डालने से काम चल जाएगा। ओके, यहाँ 2 डालने से काम चल जाएगा। अब बैलेंस में ओके, तो आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको मालूम है कि मीथेन का 1 मोल है। ओके, तो वाटर का 2 मोल बन रहा है। क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि इसके 16 ग्राम है, तो मीथेन का 1 मोल का 16 ग्राम होता है, मतलब 1 ही मोल दिया गया है, तो इसका कितना बनेगा? 2 मोल कितना होता है? 36 ग्राम होगा, है ना। क्वेश्चन में 16 ग्राम दिया हुआ, मतलब क्या 1 ही मोल दिया हुआ है, मतलब वाटर का भी 2 ही मोल बनेगा। तो वाटर का 1 मोल होता है 18, तो 2 × 18 आ गई आंसर आपको। सिंपल है इसमें तो, ये वाला फॉर्मूला तभी लगाना जब थोड़ा सा टफ रहेगा क्वेश्चन। सिंपल डायरेक्ट जगह हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है वाला। चलो ये वाला बताना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसमें पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, समझ गए? चलिए बनाइए, सिंपल है। देखो देख के, ये इक्वेशन को जब देख रहे हो तो क्या लग रहा है कि ये 1 मोल है, ठीक है ना। 0.5 मोल, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये देख के लग रहा है, ठीक है ना। अब क्या दिया हुआ गया, बोला गया 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का होता है 44 ग्राम। ओके, तो 44 ग्राम के लिए मीथेन चाहिए कितना? 16 ग्राम चाहिए, यदि 1 मोल हम ले। बट हमसे पूछा गया है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो ठीक है 22 बनाना है तो डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगी 22 ग्राम। तो 22 ग्राम के लिए कितना मोल चाहिए? 0.5 मोल। ओके, किसी बच्चे ने आंसर भी दिया अभी, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत? चलिए देखो, अब मैं बोलूंगा ये वाले क्वेश्चंस आप वो ट्रिक से बनाना जो मैं ट्रिक बताया हूं आपको। व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम।
मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं आपको। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन देगी कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, बैलेंस कर लेना। बोला गया व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा जब 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम आप लेते हो। चाहोगे डायरेक्ट भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, बट बनाओ वैसे, ठीक है। चलिए, what weight of calcium oxide will be produced by 1 gram of calcium oxide? जो पूछा, देखो क्या पूछा है, कैल्शियम ऑक्साइड पूछा है और किसका, कैल्शियम दिया हुआ, तो इन दोनों का हम रेशियो ले सकते हैं। चलो मैं इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको सी मानता हूँ। मैं बोल सकता हूँ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है आगे में, तो सिर्फ 1 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। ओके, पूछा कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, तो मोल्स ऑफ ए जो दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए इनटू 1 विल बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ कैल्शियम जो सी है डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सी इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ए का मास दिया हुआ है कैल्शियम का 1 ग्राम, इसका आपको मालूम है 40 का, कैल्शियम का 40 होता है, ठीक है ना। गिवन मास ऑफ सी पूछा गया है, मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आपको मालूम रहती है, कितनी होती है 56 ग्राम, 56 ना होगी बेटा, 56 ग्राम इंटू 2। आराम से सॉल्व कर सकते हो आप, सिर्फ ये वाला बचा हुआ है निकालने के लिए, तो आराम से इसको भेजो, 56 इंटू 2 ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय 40। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत नहीं ना, सॉल्व कर लोगे। ओके, कोई दिक्कत बेटा, सॉल्व हो जाएगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो बेटा, एक बार और बता दीजिए ना। एक बार और बता दे, चलो। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखो, ठीक है ना। पूछा गया है कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी, कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी जब 1 ग्राम कैल्शियम को आप यूज करोगे। ओके, तो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाला होता है कहानी, ठीक है ना। ओ सॉरी, इक्वेशन में मैंने बैलेंस नहीं किया, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी 2 होगा, सॉरी, गॉट इट। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, moles of A by A will be equal to moles of B by B which will be equal to moles of C by C। तो अब एग्जाम में कैल्शियम ऑक्साइड पूछा गया है और कैल्शियम दिया हुआ, तो आपको क्या करना है, मोल्स ऑफ A divided by stoichiometric coefficient of A 2 will be equal to moles of C divided by stoichiometric coefficient of C divided by 2, ठीक है ना। मोल्स ऑफ A क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, कैल्शियम का मास 1 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। मोलर मास ऑफ कैल्शियम होती है 40 ग्राम इंटू 2 विल बी इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास 56 होता है, तो गिवन मास बाय मोलर मास, ओके, इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये 2 कट जाएगा, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालोगे तो 56 उधर भेजोगे, 56 डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो 1.6 ग्राम कुछ आंसर आएगा, 1.4 आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत, आसान है। यस सर। बस मैंने क्या किया यार, मोल्स ऑफ ये डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ ये डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, फिर मोल का फार्मूला लगा दिया, गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा ये वाला बनाओ, चलो सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट से बनेगी, आपको आंसर बनाना है। 2 कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स, पर बैलेंस गलत करोगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि पिछले बार में बैलेंसिंग हम लोगों ने आधा किया था, छोड़ दिया। चलिए बैलेंसिंग करो, सही से बनाओ।
व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड? इसको ए, इसको बी, इसको सी। बोल रहा है कितना ऑक्सीजन जरूरत होगा 1 ग्राम कैल्शियम के? 0.4। यस, राइट आंसर, वेरी गुड। ओके, क्या होगा? मोल्स ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट will be equal to moles of oxygen divided by stoichiometric coefficient. Moles of calcium given mass by molar mass of calcium into 2. Okay, इसका पूछा है कितना weight of oxygen बनेगा। given mass of oxygen by molar mass of oxygen 16 होता है into 1. Okay, तो निकालोगे तो आ जाएगा 16 divided by 40 into 2. Okay, 4 जा कितना, 4 जा 16, 4 10 जा 2 1 जा 2 2 जा 0.2 आ रहा है। क्यों? ये गलती किया मैंने कि यहाँ पे 32 होगा बेटा। यस ओके, सर। 32 ऑक्सीजन 32 होती है, 16 नहीं होती है। ठीक है, तो 4 8 जा 4 10 जा और 2 1 जा 4 जा 0.2। वेरी गुड, चलिए समझ गए। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन तो सिंपल वाले थे, देखते हैं कौन इसको सॉल्व करता है। सबसे पहले मैं आंसर लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए बनाइए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके सामने। इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए। क्या बोला गया है? 16.4 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट का लिया गया है। ओके, उसको हीट की गई है। 16.4 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट लिया गया, उसको हीट किया गया है। बोला है कितना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसटीपी पे बनेगा और कितना मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी। कोई भी नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन आपको मालूम है ना, जूनियर क्लास में पढ़े हो। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन याद है ना? लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होती थी तो क्या बनता था? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो इक्वेशन में सबसे पहले काम था बैलेंस करना। बैलेंस कर लिया कोई बच्चे ने? बैलेंस किया किसी ने? यस सर। बोलो क्या होगा बैलेंसिंग? सर CaO प्लस 2NO2 प्लस O। गलत गलत गलत, 2NO2। गलती होगी। देखो एक्चुअली बैलेंस करने का, बैलेंसिंग का तरीका आप लोग गलत करते हो एक्चुअली। आई थिंक नाउ इट इज बैलेंस। बैलेंस है क्या? देखो तो। है ना बैलेंस? कैल्शियम की 2 है, कैल्शियम की 2 है, ऑक्सीजन की 3 2 6 12 है, 4 2 8 9 10 11 12 है, नाइट्रोजन का 4 है, 4 है, बैलेंस है। चलिए अब आपको देखो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी है, आपसे थोड़ा कम मेहनत करवाना चाहता है ये क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यदि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हम पहला वाला देख रहे हैं तो सब में सेम दिया हुआ है, सब में 4.48 4.48 4.48, मतलब लीटर जो है नाइट्रोजन का सब में सेम है। तो मतलब हम दूसरा ही वाला सॉल्व करते हैं, क्यों पहला वाला हम सॉल्व करें? नाइट्रोजन हम निकालने जाएंगे ही नहीं। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डायरेक्ट हम कैल्शियम ऑक्साइड ही निकालते हैं। चलो तो किसको बनाते हैं? इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं।
ओके, मैं बोल सकता हूं मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट मतलब गिवन मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मोलर मास, moles of A divided by stoichiometric coefficient will be equal to moles of B given mass by molar mass of B into stoichiometric coefficient 2 stoichiometric coefficient पहले कट जा। given mass of A कितना दिया हो बेटा 16.4 दिया हुआ ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का निकालोगे 164 ही आ रहा होगा निकालने पे। सर बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड। ओके, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास बी है 56, सॉरी यहाँ पे तो गिवन मास ऑफ बी होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी दैट इज 56। ओके, 2 तो पहले ही कट चुका है, अब आप निकाल लो, ये कटेगा तुम्हारा कितना 1/10 टाइम्स 56 उधर जाएगा, 56 डिवाइडेड बाय 10 हो गया 5.6 ग्राम। तो थोड़ा एग्जाम में ये भी गौर करना है कि बिना मतलब का मेहनत नहीं करना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकालने मत जाना आपका कि सब में सेम दिया हुआ है, पर निकालने यदि नहीं दिया मतलब नहीं सेम रहता तो कैसे निकालते, इन दोनों को इक्वेट कर देते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय 4। ओके, आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए, और वॉल्यूम पूछा था बेटा, तो वॉल्यूम के लिए क्या निकाल लगाते फॉर्मूला, देखो मैं बता दे रहा हूँ, गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट will be equal to volume at STP divided by 22.4, ये भी मोल का फॉर्मूला है, into stoichiometric coefficient, ठीक है ना, तो वॉल्यूम एट STP निकल जाता, कोई दिक्कत नो। चलिए ये वाला बनाओ, मैं थोड़ा कुछ हिंट दे देता हूं आपको बनाने के लिए। लेड का मास होता है 207, ओके, रेड लेड बोला जाता है Pb3O4 को, ओके, जिसका मास होता है 685 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या आप लोग बना सकते हो इसको, चलो ट्राई करो, देखते हैं कौन बनाता है। चलिए, क्या क्या पूछा है, find the mass of lead formed by the reduction of इतना red lead in a current of hydrogen, also find the volume of hydrogen used, very simple। रेड लेड का फॉर्मूला होता है Pb3O4, ओके, बोल रहा है इसको रिडक्शन किया गया, कितना लेड बना जब रेड लेड Pb3O4 को रेड्यूस किया गया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन किया गया है तो Pb + H2O बनता है, पहले आपको ये तो मालूम होना चाहिए इक्वेशन अच्छे से। ओके, तो इसको आप बैलेंस करोगे तो कितना आएगा 3Pb, इधर 4H2, ओके, इधर भी 4H2, 3Pb ऑक्सीजन चाह रहे हैं बैलेंस हो जाएगा। आप पूछा है कितना लेड बना, बना सकते हो, जल्दी बनाओ, वेरी सिंपल। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ठीक है। मास ऑफ रेड लेड कितना दिया हुआ है 342.5 ग्राम, गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स ऑफ ए हो गया डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मास ऑफ लेड तो हमसे पूछा ही गया है, मोलर मास ऑफ लेड 207 होता है इंटू 3, ओके, मास ऑफ लेड बनाओगे तो 342.5 डिवाइडेड बाय 685 इंटू 2 इंटू 621 कर दो डायरेक्ट, ओके, 207 इंटू 3, तो 342.5 1 जा और ये 2 बार में कटेगा, ओके, 2 बार में कट जाएगा, ओके, आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ना। 621 डिवाइडेड बाय 2 तो 310.5 ग्राम आएगी।
हाँ बोलो बेटा। सर नीचे 4 है। सर डिवाइड बाय 4 होगा। डिवाइडेड बाय 4 है, 2 2 जा 4। अच्छा ठीक है, 4 तो नहीं होना चाहिए। 4 क्यों आ रहा है? इसका आंसर तो 310.5 है। देखो तो कुछ हम लोग मिस किए हैं क्या? रेड लेड 342.5 है, ये 685.2 है। चलो ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 ही होगा, तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। मास ऑफ लेड जो होगा, समझ गए? इसको डिवाइड कर लेना। कुछ एरर तो नहीं है ना? वॉल्यूम सर 22.4 लीटर। हाँ, कितना आया ऑक्सीजन? ये हाइड्रोजन यूज, सर 22.4 लीटर। ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। बट मुझे ये आंसर में कुछ गलती लग रहा है, क्योंकि इसका आंसर 310.5। एक बार बैलेंसिंग में तो गलती नहीं है ना? Pb3O4 4H2, वेरी गुड, 3Pb और 4H2O, ठीक है ना, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। मास ऑफ लेड, रेड लेड दिया हुआ इतना 342 डिवाइडेड बाय 685। अच्छा देखो, ये 2 हम लोगों ने क्यों लिखा है यहाँ पे? यहाँ आगे में कुछ है क्या? नहीं ना? समझ गए ना बच्चों? समझ आई कि नहीं? चलिए, ओके, ये 310.5 ग्राम। मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे, 1 ही होगा, तो 1 से डिवाइड। गॉट इट? चलिए, आज एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कोई बहुत जोर से ढोल बजा रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रही है क्या ढोल का आवाज? नो सर। नहीं, मेरे कान में गूंज रहा है, कोई बहुत जोर से ढोल बजा रहा है। किसी की शादी वादी है? सर सुनाई दे रहा है। किसी की शादी वादी है शायद। अच्छा, ये 2 मिनट रुक जाओ, जाने दो उन लोग को, मैं बता रहा हूं। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मान लो आपके पास एक कप, ठीक है ना, ये कप, ओके, ऐसे आपके पास 10 कप मिल्क है। ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। मान लो आपके पास 10 कप मिल्क है, और जो कॉफी का पैकेट आता है, जो नेस्कैफे वाला आता है ना, कॉफी 1 रुपए वाला पैकेट आता है ना नेस्कैफे का, उसका 4 पैकेट, ओके। क्या बोल रहे हो बेटा? मान लिया मेरे पास 10 कप दूध है और 4 पैकेट ही नेस्कैफे सैचेट है। कोई जुगाड़ नहीं, एक पैकेट में एक ही कप कॉफी बनता है, ओके। आप मुझे बताना कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आप कितना कप कॉफी बना सकते हो? 4 4 कप कॉफी बन पाएगी, ओनली 4 कप ही कॉफी बनेगी, ओके। बोलने का मतलब क्या है, जब भी मैं कोई रिएक्शन करवाता हूं तो मैं उसमें 2 या 2 से ज्यादा चीज लेता हूं, ऑब्वियसली A + B लेता हूं, तब जाके प्रोडक्ट मानो C बनता है। C को बनने के लिए A और B दोनों की जरूरत है, ओके। यदि B खत्म हो जाएगा, मुझे बताओ क्या A अकेले प्रोडक्ट बना पाएगा? नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं बना पाएगा, ओके। तो ध्यान देना कि एक रिएक्शन में जो चीज पहले खत्म हो जाती है उसको बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट,
ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट दैट gets consumed first, मतलब वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाती है उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट कितना बनेगा यहाँ पे ये दूध डिसाइड कर रहा है कि ये कैफे डिसाइड कर रहा है। कॉफी की पैकेट डिसाइड कर रही है कितना प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो दिमाग में हमेशा रखना कि लिमिटिंग रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ध्यान से सुनो, लिमिटिंग रिएजेंट determines the product formed। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। ओके, आपने दूध के 1000 कप भी लिए रहते कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉफी तो 4 ही कप बनता है, यदि 4 कप, ये 4 पैकेट कॉफी है तो। ओके, गॉट इट। एक्चुअली क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको मैं बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आती है कि आपको एक ही रिएक्टेंट दिया हुआ है, एक रिएक्टेंट दिया हुआ और उसका वैल्यू दिया हुआ, दूसरा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऐसा बनाया है कि ये वाला पर्याप्त उतना ही मात्रा में है जितना वो खत्म हो जाएगा। बट कभी एग्जाम में आपको दोनों दे देगा कि रेड लेड इतना है और हाइड्रोजन इतना है, तो उस समय में आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि बेटा जो रिएक्शन हम लोग जब करवाते हैं एग्जाम में, मतलब सॉरी स्कूल में, जो लैब में हम एग्जाम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो A + B मिलके मानो C बन रहा है, मानो ये वाला ऐसा रिएक्शन है, A + 5B मिलके बनता है C। तो आपको देख के साफ पता चल रहा है कि A का 1 मोल चाहिए, B का 5 मोल चाहिए, बट आप एग्जैक्टली 1 मोल 5 मोल नाप के थोड़ी डालते हो, आप तो एक अंदाज से A इतना डाल दिए, B इतना डाल दिए, रिएक्शन हो जाता है। ओके, हो सकता है कि B थोड़ा बच जाए या A थोड़ा बच जाए। ओके, तो जब भी एक रिएक्शन करवाई जाती है तो एग्जाम में यदि ऐसे क्वेश्चन आए जहां पे दोनों का वैल्यू दिया हुआ, जैसे ये दे दिया 5 ग्राम, ये दे दिया 3 ग्राम, तो आपको चेक करना होगा कि कौन पहले खत्म हो रहा है, और जो चीज पहले खत्म हो रहा है वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था ना आप लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ B divided by stoichiometric coefficient of B, number of moles of C divided by stoichiometric coefficient of C। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो B लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आप इन दोनों का रेशियो बैठाओगे और निकालोगे कितना प्रोडक्ट बन रहा है। यदि निकल गया कि A मान लो लिमिटिंग रिएजेंट है, A पहले खत्म हो रहा है, तो आप B को कंसिडर नहीं करोगे, A और C का रेशियो डिटरमाइन करके डिटरमाइन करोगे कितना प्रोडक्ट बन रहा है। समझ गए बात को? तो लिमिटिंग रिएजेंट का यही इंपॉर्टेंस है कि वही डिटरमाइन करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि यहाँ पे ये कॉफी का पैकेट लिमिटिंग रिएजेंट है। चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, मुझे बताओ कि कितना टोटल कार तैयार किया जा सकता है। आप देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या है, कार के बॉडीज है ना, और 48 टायर है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि 8 कार बने हैं और 16 टायर बच गया। मुझे एक बात बताना, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन डिसाइड कर रहा है कि कितना कार बनेगा? कार बॉडी, कार बॉडी डिसाइड कर रहा है ना, कार बॉडी डिसाइड कर रहा है कि कितना कार बनेगा। यहाँ पे आप 48 टायर है तो 48 टायर देख के तो आप नहीं ना बोल दोगे कि 48 को कार बन जाएगा, नहीं, आपको देखना है कि भैया पहले कौन खत्म होगा। यहाँ पे ये देख के पता चल रहा है कि एक कार के लिए 4 टायर चाहिए, एक कार के लिए 4 टायर चाहिए। ओके, मतलब क्या है, 8 कार के लिए 32 टायर चाहिए। ओके, तो 32 टायर से ज्यादा टायर है यहाँ पे। ओके,
तो 32 टायर लग गए जैसे, वैसे ये कार का बॉडी खत्म हो गया। ये 16 टायर कोई काम के बचे हैं क्या? वो तो रिएक्शन नहीं ना करेगा किसी से, बिल्कुल नहीं। तो प्रोडक्ट डिसाइड कर रहा है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट जो कार की बॉडीज हैं। तो एक पूछ लिया गया कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको ये दोनों को इक्वेट करना है। गॉट इट? मोल्स ऑफ कार बॉडी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल्स ऑफ कार डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, अब लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का तरीका आपको होना चाहिए कि कैसे पहचानोगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ओके, चलो मान लो आपको मैं एक इक्वेशन देता हूं, H2 plus Cl2 gives 2HCl। ओके, मान लो एक पल के लिए कि ये वाला रिएक्शन तो देख के ही लग रहा है आप लोगों की 1:1 रेशियो में हो रहा है। ओके, 1:1 रेशियो में हो रहा है, देख के लग रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है कि उस इक्वेशन को देखना है और इक्वेशन को देख के ये पता करना है कि किस रेशियो में इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है। फिर मान लो जो गिवन है, मान लो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है 100 लीटर, ये वाला दिया हुआ है 210 लीटर। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन लिमिटिंग रिएजेंट? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है ना। मुझे ये बताना कि HCl कितना बनेगा यहाँ पे। देखो, हाइड्रोजन का एक पार्ट लेंगे तो HCl का 2 पार्ट बनेगा। ओके, तो यदि 100 लीटर हाइड्रोजन ले रहे हो तो HCl कितना बनेगा? 200 लीटर। 200 लीटर बनेगा। ओके, बट यदि आप इसको पकड़ के बनाओगे, ये भी तो वही रेशियो बता रहा है कि 1:2, इसको पकड़ के बनाओगे तो 420 लीटर बनना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, क्या क्लोरीन को पकड़ के बनाओगे कि H2 को पकड़ के बनाओगे? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को पकड़ के बनाओगे क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता रहना चाहिए, तभी आप डिटरमाइन कर पाओगे। मुझे एक बात बताना, चलो मैं लेता हूं 4 ग्राम, ठीक है ना, मैं लेता हूं 4 ग्राम। ओके, और इसका मैं ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं मैं, मान लो मैं चलो 40 ग्राम ले रहा हूं। तो मुझे एक बात बताना है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पे, देखते हैं कौन पकड़ पाता है। क्या लग रहा है कि हाइड्रोजन पहले खत्म हो जाना चाहिए या क्लोरीन पहले खत्म हो जाना चाहिए? क्लोरीन। क्लोरीन पहले खत्म हो जाना चाहिए। गुड, मैं बता रहा हूं अब क्यों, ध्यान से देखना बेटा। हाइड्रोजन का यदि हमको 1 मोल जरूरत है तो क्लोरीन का भी हमको 1 ही मोल चाहिए। ओके, बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम मतलब कितना मोल हो गया? 2 मोल हो गया। हाइड्रोजन का 1 मोल होता है 2 ग्राम, तो 2 मोल हो गया 4 ग्राम। ओके, क्लोरीन का भी हमको कितना चाहिए? 2 मोल चाहिए। उस हिसाब से यदि देखें तो क्लोरीन का 2 मोल कितना होगा? क्लोरीन गैस देखो ध्यान से, 35.5 इंटू 2 कितना होता है? 71 ग्राम होता है। 1 मोल का 71 ग्राम होता है। और 2 मोल का कितना हो जाना चाहिए? 142। 71 इंटू 2 मतलब 142। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 142 ग्राम है क्या 2 मोल के लिए? 142 ग्राम नहीं ना, समझ गए? तो क्लोरीन कम मात्रा में है, ये दिमाग में रखिएगा। ओके, क्योंकि मास मास इक्वेट नहीं ना कर सकते भैया, इसका 2 मोल का मास जितना होगा इसका 2 मोल का मास ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे क्लोरीन कम मात्रा में। ओके, चलिए एक और सिंपल स्टेटमेंट दे रहा हूं, ऐसा तो समझ पाओगे आप शायद और अच्छे से। मान लो इसका मैं 2 ग्राम लिया हूं, इसका मैं 710 ग्राम लिया हूं, मुझे बताना। सर हाइड्रोजन है सर, हाइड्रोजन
क्योंकि इसका 2 ग्राम लिया तो मतलब साफ दिख रहा है कि इसका 1 मोल है। ओके, और इसका कितना मोल है? सर 10। 10 मोल। तो ये वाला कम है ना, समझ गए ना? वेरी सिंपल। चलो मान लो गिवन है 50 मॉलिक्यूल। देखो झंझट फंसता है सिर्फ ये मास वाला में, नहीं तो बाकी सब में तो देख के पता चल जाता है। ओके, 50 मॉलिक्यूल और 100 मॉलिक्यूल, कौन लिमिटिंग रिएजेंट? हाइड्रोजन की क्लोरीन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ओके, समझ गए? तो आप लोगों को पहले पहचानना आना चाहिए कि कौन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, फिर उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट देखोगे। देखो और एक तरीका होता है ये पता करने का, ये वाला जो मैंने बताया कि देख के पता करना एक तरीका होता है, और एक तरीका है पता करने का। देखो मान लो H2 + Cl2 बन रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, ठीक है ना? आप क्या करो, आपको करना क्या है, डिटरमाइन करो कि हर एक रिएक्टेंट को लेके हम यदि देखें कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। देखो आपका काम क्या है, हाइड्रोजन को जितना दिया रहेगा उसको देख के देखो कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, क्लोरीन का जितना दिया उसको देख के देखो किसका प्रोडक्ट कितना बन रहा है। जिस केस में कम प्रोडक्ट बनता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होती है। ओके, जिस केस में कम प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगी। मान लो एक पल के लिए इसका 10 मोल दिया हुआ है, इसका 20 मोल दिया हुआ है। ओके, तो 1:2 रेशियो है, तो 10 मोल हाइड्रोजन का रहेगा तो HCl कितना मोल बनेगा? 20 मोल। क्लोरीन का 20 मोल है तो ये HCl कितना मोल बन रहा है? 40 मोल। तो जिससे कम बनती है वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो किससे कम बन रही है? हाइड्रोजन से कम बन रही, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, चलो और एक कंडीशन देता हूं। मान लो हाइड्रोजन का दिया हुआ है 50 मॉलिक्यूल। देखो यहीं पे लफड़ा होता समझने में, नहीं तो बाकी फिर क्वेश्चंस इसके आराम से बनते हैं। 50 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दिए हुए, क्लोरीन के 100 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो 50 मॉलिक्यूल से HCl देखोगे कितना बनेगा? 100 मॉलिक्यूल्स बनेगा। क्लोरीन के 100 से 200 बनेगा। तो किससे कम बन रहा है ये देखना है, इससे कम बन रहा है, तो ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना? समझ गए? थर्ड मेथड, देखो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का वेरियस मेथड होता है, बट कौन सा मेथड कहाँ लगाना है वो सूटेबल क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, कोई क्वेश्चन में आप डायरेक्ट देख के पता कर सकते हो, किसी क्वेश्चन में आप यदि प्रोडक्ट से रिलेट करोगे, जिससे ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं रहेगा, जिससे कम बन रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। किसी क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको दे देगा कि इतना नंबर ऑफ मोल्स है सबका, तो देख के पता करना वहां पे मुश्किल हो जाता है। मान लो 2A एक ऐसा इक्वेशन है, 2A + 3B + C gives D। ओके, तो आपको देख के ये इक्वेशन को देख के ये पता चल रहा है कि इसके 2 मोल चाहिए तो इसके 3 मोल चाहिए तो इसके 1 मोल चाहिए। ये इक्वेशन देख के पता चल रहा है। मान लो गिवन है, मान लो गिवन है इसके 4 मोल, ओके, इसके 12 मोल, ओके, इसके 3 मोल, और आपको बोला अब डिटरमाइन करने की लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तब थोड़ा आप फंसोगे। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, जितना नंबर ऑफ मोल्स दिया रहता है उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जो सबसे छोटा रेशियो आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो देखो गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, तो 3 से डिवाइड कर लो, गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। ओके, तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 3, तो सबसे कम किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा, तो ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, जब न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो आइडिया और क्लियर होगा। तो 3 तरीका आपको बता दिया लिमिटिंग रिएजेंट पकड़ने का। पहला तरीका है कि आपको जस्ट इक्वेशन को देख लेना है कि किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है। ओके, किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है,
जो पहले खत्म हो जा रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। दूसरा आप देख लो कि किस मतलब रेशियो के मुताबिक कितना प्रोडक्ट बन रहा है, रेशियो के मुताबिक कितना प्रोडक्ट बन पा रहा है। जिससे ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, जिससे कम प्रोडक्ट बन रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। तीसरा मेथड, ये सबसे आसान मेथड होता है। यदि आप वो दोनों मेथड में फंसते हो तो जितना मोल्स दिया हुआ है, जितना मोल्स दिया हुआ है उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जो सबसे छोटा आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बनाओ, एक बताओ 0.5 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया गया 0.2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कितना मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट बनेगा। पहले तो इक्वेशन लिखना जरूरी है और उसको बैलेंस करना भी जरूरी है। ओके, उसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आएगी, सिर्फ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना। कैल्शियम कैल्शियम बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 और 4 6 है, 6 है, हाइड्रोजन 4 है। चलो देखो क्या दिया हुआ है, 0.5 मोल H2SO4 का दिया हुआ। ओके, 0.2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ। तो आपको बोल रहा है कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कैल्शियम सल्फेट बनेगा, ये बताना। सर 0.2। यस, क्योंकि हम देखेंगे, आप प्रोडक्ट को पकड़ के देखते हैं। चलो 1:1 में कंबाइन होना चाहिए था, तो 0.5 से बनाते हैं तो 1 मोल बनेगा, 0.2 से बनाते हैं तो 0.4 बनेगा। तो देख के ये पता चल रहा है साफ की लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मुताबिक 0.4 बन रहा है, तो 0.4 इज द आंसर। ओके, ये क्वेश्चन को बनाओ, वेरी सिंपल। A plus 2B gives 5C. Sorry, A plus 2B gives C. क्या निकालना है? A के कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, 5 मोल। सभी सर दिए मीटिंग हुए हैं 8 मोल। ठीक है ना। पूछा है कि C कितना बनेगा, कितना बनेगा, 4 मोल। 4 मोल। वेरी गुड, बहुत आसान। देखो 5 मोल को यदि मैं दोनों का रेशियो पकड़ के चलते, चलो 5 मोल से देख रहे हैं तो कितना बन रहा है, 10 मोल। नहीं 5 मोल से 5 ही ना बनेगा, 1:1 रेशियो है, 5 मोल से 5 ही बनेगा। 8 मोल ये दुगना है, तो 8 मोल से ये कितना बन रहा है, 4 मोल बन रहा है। अब किससे प्रोडक्ट कम बन रहा है, बी से प्रोडक्ट कम बन रहा है, तो बी लिमिटिंग रिएजेंट, तो यही डिटरमाइन करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो 4 मोल आपका आंसर आ गया। वेरी गुड। ये वाला सम बनाओ, चलो ये वाला बनाओ। मैं इसका इक्वेशन दे दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपको इक्वेशन दे दे रहा हूँ, नहीं तो नहीं बन पाएगा आपसे, क्योंकि इसका इक्वेशन थोड़ा टफ है। बैलेंसिंग देखते हैं कि कर नहीं पाते हो, कि बैलेंसिंग मैं नहीं बनाऊंगा। ओके, मैं बैलेंसिंग नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना बैलेंसिंग आपको आना चाहिए। चलो करो ये इक्वेशन। What is the number of ferric oxide that can be produced by allowing 1 mole of Fe2CO3? देखो दिया गया है 1 मोल Fe2CO3, 2 मोल वाटर और 3 मोल ऑक्सीजन, ये दिया गया। बैलेंस हुआ क्या किसी से? यस सर। बोल बेटा। सर Fe2S3 plus 2H2O plus O2 gives 2FeOH whole 2 plus 3S। नहीं बेटा, गलत है, देख लो गलत है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है। किसी से बैलेंस हुआ?
नहीं, एनीबॉडी? चलो मैं बैलेंस कर देता हूँ। यस सर, हो गया सर। उधर सर OH होल 2 कर दिए सर, होल 3 था सर। सर हो गया सर, Fe2S3 plus 2H2O plus 2O2 gives 2FeOH whole 3 plus 3S। मैं जो बता रहा हूँ वही से बैलेंसिंग होगा और दूसरा टेक्निक से नहीं होगा, ठीक है? आप कुछ काउंट गलत कर रहे हो। देखो 4 Fe, सल्फर 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 12। ओके, चलिए आप तो बना सकते हो। आप तो रेशियो क्या है? 2:6:3, ये रेशियो है, ये रिक्वायर्ड वाला कहानी। ओके, गिवन कितना कितना है? 1, 2, 3। आप बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? कौन सर लिमिटिंग रिएजेंट है? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। देखते हैं 1/2 है ना। गिवन नंबर ऑफ मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। सर Fe2SO3। भैया यहाँ पे तो 0.5 आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो 0.33 आएगा। यहाँ पे 1 आएगा। तो सबसे छोटा कौन है? H2 है ना। तो यही डिटरमाइन करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो अब हम लोग इसको और इसको रिलेट करेंगे। तो सिंपल रिलेट करने का क्या जरूरत है, देख के ही पता चल रहा है। देखो 6 मोल से यूनिटरी मेथड लगा दो, 6 मोल से 4 मोल बन रहा है, 1 मोल से 4/6 मोल्स बनेगा, ठीक है ना। कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 2। तो 2 मोल से 4/6 इंटू 2, 4/3 मोल्स। मोल्स ही पूछा है आपसे, मास नहीं पूछा है। मास पूछता है तो मास भी निकाल सकते हो आराम से। समझ आई? चलिए, ये क्वेश्चन को कैसे बनाओगे बताओ। मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड which can be produced by the reaction of excess carbon and 100 gram of chlorine. Carbon plus chlorine gives carbon tetrachloride। और पहले ही आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कार्बन लिमिटिंग एजेंट। एक्सेस कार्बन है, कार्बन ज्यादा है। लिमिटिंग रिएजेंट जो कम रहता है वो ना रहेगा, क्लोरीन लिमिटिंग, ठीक है ना। तो इन दोनों को रिलेट करके निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? ओके, मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ क्लोरीन इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बैलेंस करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। विल बी इक्वल टू मास ऑफ CCl4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CCl4 इनटू 1। बना सकते हो ना। मास ऑफ क्लोरीन दिया गया है 100 ग्राम, गिवन मास ऑफ क्लोरीन मालूम होता 35.5 ग्राम। ओके, ये वाला आप निकाल सकते हो, इसका मोलर मास निकाल सकते हो, ये वाला तो निकालना है। बना लोगे कि नहीं बना लोगे? ये आपका होमवर्क रहा। ये वाला एक क्वेश्चन देखो, क्या ये आपसे बनेगा? बताओ जरा ध्यान से। मुझे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये बता दे, बाद में तो आप बना ही लोगे, मुझे मालूम। A mixture containing 100 gram hydrogen and 100 gram oxygen। ओके, ये वाला रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो आप रिक्वायर्ड है लिमिटिंग एजेंट। ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, वेरी गुड। रिक्वायर्ड 2:1 रेशियो है। हाइड्रोजन दिया हुआ 100 ग्राम, ऑक्सीजन भी दिया हुआ 100 ग्राम। तो पहले तो मोल निकाल लेंगे हम। 100/4 होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन यही है। इसका नंबर ऑफ मोल्स होगा 100/32। ओके, और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, गिवन मास बाय मोलर मास 2 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन में 2 होता है। ओके, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है।
तो 100 डिवाइडेड बाय 25 सॉरी 4 करोगे तो 25 आ रहा है यहाँ पे। 100 डिवाइडेड बाय 32 कुछ 3.33 आएगा। तो जो लीस्ट रेशियो होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो इन दोनों को रिलेट कर दो, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कर सकते हो ना, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, निकल जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? यस सर। है ना, वेरी सिंपल। पहचानना तो हमको क्या था, सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना। अब लिमिटिंग रिएजेंट यही प्रोडक्ट डिटरमाइन करेगा। तो सिंपल है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 विल बी मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मालूम है, मोलर मास ऑफ वाटर मालूम है, मास ऑफ वाटर निकालना आराम से बन जाएगा। बना लेना इन सबको, ठीक है बेटा, गॉट इट। तो चलिए, थैंक यू फॉर टुडे। बट जो सारे चीज दिए उनको बना लेना, ठीक है ना। और लिमिटिंग रिएजेंट को एक बार अच्छे से और पढ़ लेना, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन सेट होते हैं। ओके, तो बाय बाय फॉर टुडे। थैंक यू सर।